हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल इम्तिहान बाद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 5। इसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे पहले हमने देखा था क्या बताती हैं मकबरे और किताबें। और आज हमारा चैप्टर होने वाला है ये राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि हर चैप्टर वाइज मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ कि किस चैप्टर से कहाँ क्वेश्चन बन रहा है। स्टेट पीसीएस हो, यूपीपीएससी हो, या बीपीएससी हो, या यूकेपीएससी हो, या यूपीएससी हो, सभी मैं दिखाता चल रहा हूँ। और जब हमारे ये सभी जो पूरी कंप्लीट बुक है, इसके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके अंत में आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि किस चैप्टर से कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पूरी वो जो क्लास रहेगी हमारी, वो इसी से संबंधित रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का। चुनाव का दिन। एक शंकरण उठा तो उसने देखा जब शंकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे एक चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों को का चुनाव करने जा रहे हैं। शंकर ने एक बच्चा है, तो जब उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं चुनाव केंद्र पर और वो काफी तेजी में जा रहे थे, तो उसके नाना ने उसको बताया कि आज हम अपना शासक चुनने जा रहे हैं ना, शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे। जन का मतलब क्या होता है? जनता। जन लोगों द्वारा चुने जाते थे, है ना। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित हो गए ना। चलिए, ये बता रहे हैं कि लगभग 50 वर्षों पहले हम लगभग 50 वर्षों से हम जो अपने राजा का चुनाव करते आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जो राजा था जन द्वारा चुना जाता था या जनता के द्वारा चुना जाता था। लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया जो थी, उसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। और जो परिवर्तन है वो कैसे है कि कुछ लोग यज्ञों के द्वारा राजा बनते थे, है ना। अब ये दिखा रहा है कि अश्वमेध यज्ञ, देखिए ये नोट डाउन करेगा, ये आगे पूछा जाता है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी कि जो एक राजा अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो कैसे होता था कि इसमें जो राजा था वो घोड़े को छोड़ देता था, बिल्कुल छोड़ देता था। और जो उस घोड़े को रोकता था, तो छोड़ने वाले राजा के साथ उसका युद्ध होता था, लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। यानी कि जो अश्वमेध यज्ञ जो राजा कर रहा होता था, वो घोड़े को छोड़ता था खुला। अगर किसी ने उसको रोक लिया तो उस रोकने वाले को और जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा था, उन दोनों को आपस में लड़ाई लड़नी होती थी। और जो जीतता था वो सर्वश्रेष्ठ होता था और उसी को राजा माना जाता था। अगर उस घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब वो ये मान लेता था कि वो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो ज्यादा शक्तिशाली है, बशर्ते जिसने उस घोड़े को जाने दिया। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। किसके द्वारा होता था? पुरोहितों द्वारा। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे।
इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। या रानियों को और उसके पुत्रों को भी अनुष्ठान करने पड़ रहे हैं। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य, देखिए ये वर्ड है, विष और वैश्य, ये जो है दो वर्ग आ रहे निकल के, विष और वैश्य। और विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, यानी कि विष और जो वैश्य थे ये लोग सामान्य लोग थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। विष और वैश्य को पुरोहित जो शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता है। शूद्र शूद्र माने जाते हैं। और शूद्र मतलब जो थोड़े अछूत होते थे। कि वर्ण, ये वर्ण के बारे में पूछ रहे बता रहे हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर ऋग्वेदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, यानी कि जितने भी ग्रंथ जो होते हैं वो जो ऋग्वेद के बाद रचे गए हैं उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। और देखिए इनके हमने रिलेटेड, इनके जो थे संबंधित, हमने एक एक वर्ड भी पढ़ा था। वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या वर्ड पढ़ा था। जैसे अथर्ववेद औषधि के लिए था, यजुर्वेद यज्ञ के लिए था, सामवेद एक सौम्य पौधा था, और ऋग्वेद, तो ये इनसे रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा था हमने। वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। देखिए उस समय कौन कौन समूह आ रहे हैं। पुरोहित वर्ग आ रहा है, पुरोहित समूह है ना? योद्धा, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, पुरोहित और योद्धा तो वैभवशाली थे, वही कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। ठीक है, ये निर्धन कौन कौन आ रहे हैं। पशुपालक थे जो पशु को पाल रहे हैं, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले जो शिकारी थे, और भोजन संग्राहक, ये सब कौन थे, ये निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। पुरोहितों ने जिन लोगों को जिनको जिन्हें चार वर्गों में विभाजित किया उनको वर्ण कहते थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। हर वर्ण का अलग अलग कार्य था। पहला वर्ण किसका था, ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन करना, अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना था। पहला वर्ण किसका है, ब्राह्मणों का। उनका काम क्या है, वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना है, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान किसका आ रहा है, शासकों का। पहला किसका, ब्राह्मणों का। दूसरा शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम क्या है, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। ठीक है। तीसरा क्या आएगा, विष या वैश्य। इनमें कौन कौन शामिल है, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, ये शामिल थे इसमें। क्षत्रिय और वैश्य दोनों का ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और जो वैश्य थे इन दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान यानी चौथा स्थान किसका है, शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा नोट कर लीजिएगा। ये चारों वर्ण और उनके जो कार्य थे, इनके नाम थे, सब याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके आगे। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। औरतों को
और महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं। देखिए महिला स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कितने वर्ण थे, किन्होंने विभाजित किए, उनके काम क्या थे। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति के बारे में ये आपको जानना है। और इससे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपका स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी सब में पूछे जाते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ये जो वर्ण है अब जन्म आधारित हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान, देखिए ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, यानी कि अब ये वंशवाद स्टार्ट हो गया था ना, जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे। कौन कौन थे? शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। ठीक है, साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, यानी कि अब ये जो था जन्म आधारित व्यवस्था हो चुकी थी। और जो शवों को जलाते थे या दफनाते थे, उनसे जो लोग संपर्क रहते थे उनको अपवित्र मानते थे। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। देखिए उस टाइम भी लोग ऐसे थे जो इन चीजों को नहीं मानते थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा कि चार वर्ण थे, उसमें पहला वर्ण था ब्राह्मण का, दूसरा वर्ण था राजा का, तीसरा वर्ण था वैश्य का, चौथा था शूद्रों का। लेकिन कुछ राजा उस टाइम पे ऐसे होते थे जो पुरोहितों से भी अपने आप को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, बिल्कुल। इनके इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, यानी कि लोगों के बीच जो काम के आधार पर भेदभाव होता था उसको लोग उचित नहीं मानते थे, सही नहीं मानते थे। आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबको हो, बिल्कुल। क्योंकि भगवान की नजर में, ईश्वर की नजर में सब हम एक हैं। कई लोगों ने अछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत सीमित था। ठीक है, यानी कुछ ऐसे इलाके भी थे जहां पर जो पुरोहितों का जो प्रभाव था कुछ हद तक कम था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी हम जनपद। देखिए पहले आपने क्या पढ़ा था चैप्टर 4 में? जन, यानी जन मतलब जनता ना। अब ये जनपद, तो अब ये हमें जनपद देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनपद। ये जब पहले आपने पढ़ा था, इससे पहले जन जन का भी आया था चैप्टर 4 में। अभी हम जनपद के बारे में पढ़ेंगे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर, देखिए महायज्ञों को करने वाले जो राजा थे अब जन के राजा ना होकर वो जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन के बसने की जगह, है ना। जन मतलब जनता, और जनपद मतलब जन के बसने की जगह, जहां लोग बसते थे उसको जनपद कहा जाने लगा। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 पर दिखाए गए हैं। अभी आप आगे देखेंगे 48 पेज नंबर ये। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। पुरातत्वविद जो थे इन्होंने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अंतरजी खेड़ा प्रमुख थे। कौन कौन से प्रमुख है? पुराना किला, दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एटा के पास अंतरजी खेड़ा, इनमें प्रमुख थे। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। लोग क्या कहते थे करते थे? झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों को
और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। ठीक है। और झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी जानवर पालते थे। चावल, गेहूं, जौ, धान जैसी फसलों को, गन्ना, तिल, सरसों, इन फसलों को वो उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। लाल रंग के बर्तनों का जिक्र आ रहा है यहाँ पे भी। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, चित्रित धूसर पात्र जो है ये हमें मिलने लग गए अभी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। चित्रित मतलब चित्र की गई, जो ऐसे पात्र थे, ठीक है, उन पर चित्र बनाए जाते थे, चित्रकारी की जाती थी। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। देखिए, अभी हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा जन, अब जनपद, उसके बाद आ गया महाजनपद। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद ज्यादा महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे, उनको ही महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र चार चार में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। इन महाजनपदों की एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों ने इसके अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। ठीक है ना। इनकी बता रहे हैं कि जो महाजनपद थी, उनकी जो राजधानी थी, जो महाजनपद थे, उनको उनकी जो बाउंड्री थी, जो उनकी टेरिटरी थी, उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी ताकि सुरक्षा रह सके, अंदर के जो लोग हैं वो सेफ रह सके। और इससे उनके जो प्रजा के अंदर भी जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो जाहिर सी बात है बड़ी होगी। ठीक है। अब जो राजा थे क्या कर रहे थे वो, अब अब उनके पास क्या, जो महाजनपद बड़े राज्य हो गए, संसाधनों की जो जरूरत थी वो पूरी हो रही थी, तो अब वो क्या हुआ, वो सेना भी रखने लगे। इससे पहले क्या हुआ कि वो सेना नहीं रख रहे थे, है ना। अब वो सेना भी रख रहे हैं और जो सिपाहियों को नियमित वेतन भी दे रहे हैं ना, सैलरी भी दे रहे हैं पूरे साल, और पूरे साल रख रहे हैं अब, है ना। पहले के समय समय पे रखते थे और रक्त संबंध पर आधारित थी, लेकिन अब क्या है कि अब सेना रख रहे हैं प्रॉपर, सिपाहियों को नियमित वेतन दे रहे हैं। कुछ भुगतान समझते आहत सिक्कों के रूप में होता था ना, सिक्के भी चलने लग गए हैं। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। और देखिए, जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे हमारे, अब हम अपने पेज नंबर 49 पे चलते हैं। हाँ देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। देखिए, अब अपने आप मैप खोल लीजिए अपने। हाँ, पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। हाँ, 48 होगा या 57 पेज नंबर होगा, उसे निकाल लीजिए। अब देखिए, इसमें जो जनपद दिए गए हैं, महाजनपद, देखिए ये आपका दिया हुआ है उज्जैन, है ना, उज्जैन, अवंती, ये आपका कौशाम्बी, राजगृह, हाँ, मगध सबसे मोस्ट पॉपुलर, ये रहा मगध आ गया, इधर बिहार वाला रीजन आ गया। और ये ऊपर आ गया कौशल, वैशाली,
वज्जी, ये सारे महाजनपद है ना। इन सभी को आपको एक बार ना स्कैन करो, देखो एक बार। और कुछ कुछ को एक एक करके आपको याद भी करने हैं इनको ना। और ये आपका आ गया इधर, कुरु आ गया, है ना। देखिए ये रहा हस्तिनापुर, जो मेरठ के पास वाला था ना, ये भी एक राज्य था। पांचाल आ गया, ये आपका पांचाल आ गया। तो इनको आपको एक बार देखना है और एक बार माइंड में कैप्चर करना है कि ये कौन से महाजनपद किस तरफ है। और देखिए ये आ गया आपका कर, यानी कि टैक्स के बारे में, है ना। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। बिल्कुल, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अंततः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लग गए। यानी कि इससे पहले क्या हो रहा था, जो ये उपहार का जो प्रक्रिया थी ना, प्रथा थी, वो एक स्वैच्छिक थी कि मर्जी होती थी, वो उसको राजा को उपहार देता था, नहीं होता था नहीं देता। लेकिन जब राजा बड़े राज्य बन रहे हैं, अब उनको राज किले बनवा रहे हैं वो, अब उनको संसाधन की आवश्यकता हो रही है, लोगों की जरूरत पड़ रही है, उसके लिए स्थायी सेना रखनी है। तो उन्होंने एक नियमित तौर पे कर की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, जो कि टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया प्रजा के ऊपर, ताकि जो सेना का भरण पोषण है ना, राज्य का भरण पोषण है, वो अच्छे तरीके से किया जा सके। फसलों पर लगाए गए, अच्छा देख, कर कर किस पे लगाए गए, फसलों पर लगाए गए। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सबसे ज्यादा उस टाइम पे फसलें ही होती थी। तो सबसे ज्यादा कर, जो मेन कर था, जो मेन टैक्स था, वो फसल के ऊपर था ना, एग्रीकल्चर के ऊपर था। क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे ना, फार्मर थे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो थे, इंपॉर्टेंट थे, वो कि फार्मर थे ना, किसान थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे ना। कर को क्या कहते थे, भाग कहते थे, और 1/6 लगाया जाता था ना। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। देखिए ये कारीगरों पे भी कर लगाया जा रहा है ऊपर, कृषकों पे लगाया जा रहा है, फसलों के ऊपर, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने के में एक दिन काम करना पड़ता था। देखिए जो कृषक है वो कैसे कर चुका रहे हैं, वो चुका रहे हैं अपनी फसल का 1/6 हिस्सा देकर वो चुका रहे हैं, ठीक है। और जो ये कारीगर है वो कैसे दे रहे, वो कैसे चुका रहे हैं कर, जैसे लोहार हैं, सुनार हो गए, बुनकर हो गए, वो रोज राजा के लिए महीने में एक दिन काम कर रहे हैं, तो वो उसके द्वारा कर को चुका रहे हैं ना। अब देखिए पशुपालक आते हैं ना, कृषक, पशुपाल कारीगर और पशुपालक। पशुपालक को क्या कर, कैसे दे रहे हैं वो कर, जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। या तो वो जानवर देते थे, या फिर जो जानवर से दूध निकलता था, या भी जो भी दूध निकल रहा था, या फिर वो जो पनीर बना रहे हैं, जो भी चीज उससे जो भी जानवरों से प्राप्त उत्पाद बन रहा है, मान लो कि कोई भेड़ है, उससे ऊन बनाया जा रहा है, तो वो उपहार में देना, ऐसे करके वो उपहार दिया करते थे। तो सॉरी, उपहार बोल रहा हूँ, ये कर देते थे ना, टैक्स देते थे। और जो व्यापारी जो थे वो कैसे देते थे, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। या तो वो सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसको कर देना पड़ रहा है। आखिर तक जो शिकारी थे और संग्राहक जो इकट्ठा करते को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो हमारे शिकारी थे, जो संग्राहक थे, जो चीजों को इकट्ठा करते थे, कंद फल को, वो अपनी वस्तुओं को कर के रूप में देते थे। देखिए अभी आ गया कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। देखिए क्या वो बता रहे हैं, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आ गए। एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या क्या है, वो अब हल के जो फाल थे वो लोहे के बन रहे हैं ना। इससे पहले, हेलो, इससे पहले बन रहे थे वो लकड़ी के, अब वो लोहे के फल बन रहे हैं, जो फाल बन रहे हैं ना। अब कठोर जमीन की लकड़ी के फाल की तुलना देखें, अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता है, क्योंकि लोहा स्ट्रांग होता है, तो वो आसानी से जुताई हो सकती है। लकड़ी से उतनी आसानी से नहीं हो पाती थी, जो और खास करके कठोर जमीन पर। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। देखिए इससे फसलों की उपज बढ़ी,
दूसरा दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें क्या दो बड़े बदलाव आए? लोहे का जो फाल है उससे जुताई होने लग गई, और दूसरा क्या था कि जो धान के पौधे पौधों का जो रोपण रोपण शुरू हो गया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार पैदावार भी ज्यादा होने लग गई। इसमें कबरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दासी, भूमिहीन खेती मजदूर, जो जिन्हें कमक्कर बोलते थे, ये करते थे। यानी कि जो लोहा आया और जो धान की रोपण जो व्यवस्था स्टार्ट हुई, इससे क्या हुआ कि खेती बढ़ने लग गई, खेत ना उपज बढ़ी, अधिशेष ज्यादा होने लग गया, पैदावार ज्यादा हुई। इसमें ज्यादा परिश्रम लगता, ज्यादा मेहनत लगती थी, तो इसके लिए काम कौन करता था उस टाइम पे? दास करते थे, दासिया। और जो भूमि यानी कि जो जिन पे भूमि नहीं होती, जो ऐसे खेत में करने वाले जो मजदूर थे, जो इनको कमक्कर बोलते थे, वो इस काम को अंजाम देते थे राजा के लिए। सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण, चलिए मगध के बारे में जान लेते हैं। +4 मानचित्र 49 देखिए एक बार। मैं मगध ढूंढो, देखिए मगध मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा पूर्व साइड में, उत्तर पूर्व में। ये आपका होगा बिहार वाला रीजन। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, हाँ, यातायात बढ़िया हो रहा, जल वितरण वहीं पे, ये जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना मगध। और जो गंगा सोन जो नदियां थी मगध से होकर बह रही है, और इस इन दोनों की वजह से यातायात सुगम हुआ, जल वितरण अच्छा हो गया, क्योंकि नदियां पास में तो जल की आसानी से मिल रहा है, यातायात बढ़िया हो गया। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जहाँ पर पानी होगा वहां की जो जमीन होगी ज्यादा उपजाऊ होगी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। देखो, हाथियों को सेना में लगाया जा रहा है। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। यानी कि जंगलों से क्या क्या मिल रहा है? घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने की लकड़ी मिल रही है, क्योंकि जंगल पास में, तो ये सारी चीजें भी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। देख रहे हैं, मगध के पास सारी चीजें, पानी है, लोहा है, जंगल है ना, लकड़ियां हैं, सारी चीजें आसानी से मिल रही है। इसलिए मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण और विशाल राज्य बनता है ना, महाजनपद बनता है। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे ना। औजार और हथियार बनाने के लिए लोहा सबसे ज्यादा जरूरी था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजात शत्रु हुए। कौन कौन से हुए मगध के अंदर? बिंबिसार और अजात शत्रु। इन अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मन महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। महापद्मनंद जो था एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का इस क्षेत्र इस उन्होंने अपने नियंत्रण का इस क्षेत्र इस उन्होंने अपने नियंत्रण क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के भीतर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, जो आप राजगीर बोलते हैं, पहले राजगीर थी, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की जो राजधानी पहले क्या बनी रही थी? राजगृह। मगध की राजधानी पहले राजगिरी बनी रही, उसके बाद पाटलिपुत्र बनी, जो कि आज की पटना है ना। पहले क्या थी? राजगृह, जिसको राजगीर कहते हैं अभी अभी। उसके बाद पाटलिपुत्र बना, जो आज का पटना है। 2300 साल पहले भी, 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, है ना, विश्व विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र
और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उन्होंने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यानी कि जो मैसिडोनिया का राजा था सिकंदर, वो पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, और इसी कड़ी में उसने मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता। और जब वो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के पास, उस भारतीय मतलब भारत में उत्तर पश्चिम की तरफ जब वो आता है, तो उसकी सेना ने आगे कूच करने से इनकार कर दिया, क्योंकि आगे उस टाइम पे शासन था, नंदू का शासन था, और उसके पास पैदल, हाथी और रथ सारी ही सेना थी, जिसके डर से उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। ठीक है, कहा था हमारा मगध। अब एक खा राज्य हो गया वज्जी। वज्जी कार्य पढ़ते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। वज्जी देखिए अपने मानचित्र पे, मगध के ठीक राइट साइड में देखिए, मगध के ठीक पूर्व में वज्जी मिलेगा आपको। मिलेगा गंगा नदी के ऊपर, गंगा नदी के नीचे मगध है, गंगा नदी के ऊपर आपको मिलेगा वज्जी। वज्जी के नीचे है अंग। ठीक है, वज्जी था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, है ना। वज्जी की जो राजधानी क्या थी, वो वैशाली थी, जो आज का बिहार है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण समझे ना, जिसका राजा चुना जाता है। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग शासन एक साथ शासन करते थे, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमक्कर इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। यानी कि देखिए, स्त्री की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। ये जो जो वज्जी है, ये गण था ना, ये उसमें राजनीति यहाँ पे गणतंत्र था। और इसमें क्या होता था, इसमें कई शासक एक साथ शासन करते थे ना, और आपस में मिलके दुश्मन के खिलाफ, जो शत्रु के खिलाफ है, उसके खिलाफ रणनीति बनाते थे और उसको लड़ने के लिए प्रयास करते थे। और इसमें भी स्त्री, दास और जो कमक्कर थे, इन सभी की, ये सभी सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, है ना। जो भगवान बुद्ध और महावीर थे, वो दोनों ही गण से या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिला कर लिया। यानी कि जो महाजनपद काल था, उसके बाद गुप्तों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर ली और अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि अब गुप्तों का शासन आ गया, जो आप अध्याय 10 में पढ़ोगे। तो एक बार ये आर्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, वज्जी वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय ना। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है ना, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 23 साल पहले लिखा गया था। ये एक नोट कर लीजिएगा, ये आगे आप पढ़ेंगे। अजात शत्रु अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा।
बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। हाँ, ये किसने कहा? बुद्ध ने कहा। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें अच्छा, ये बुद्ध बोल रहे हैं उनको कि वज्जी, वो जो वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। तो चैत्य देखिए, ये जो है चैत्य क्या होते थे? ये जो बौद्ध होते थे उनकी पूजा स्थल को बोलते थे। ये आप आगे पढ़ोगे, उसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इससे सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चैत्य किससे संबंधित है? तो पूरे ऑप्शन में नीचे आया था बौद्धों के पूजा स्थल। तो ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, आप जब देखेंगे पीवाईक्यू में तो जरूर आया ये क्वेश्चन, आप एक बार देखना। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करते रहेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जब वो बुद्ध के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि बुद्ध उनसे पूछते हैं कि क्या वो इन चीजों का पालन कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तक ये सारे काम वो करते रहेंगे, आपस में मिलजुल करेंगे, सफाई करते रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करते रहेंगे, उनका बात मानेंगे, महिलाओं को साथ जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं करेंगे, बंधक नहीं बनाएंगे और चैत्यों का रख रखाव करेंगे अच्छे से, तो तब तक उनको कोई नहीं रोक सकता और उनपे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बता रहे हैं। चलिए, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, ये आप एक बार ट्राई करिएगा सारे, ताकि आपके लिखने की एक हैबिट बढ़ेगी। छोटे छोटे क्वेश्चन से जब आप करेंगे तो आपको ये मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। चलिए, तो अब यहाँ हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है, जो कि हमारा चैप्टर था चैप्टर 5। अब हम कल चैप्टर 6 देखेंगे। आज हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिसमें हमने मगध गणराज्य के बारे में पढ़ा, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, वज्जी गणराज्य के बारे में पढ़ा। और जब आप इसको पढ़ेंगे, जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं तो पहले आपको क्या करना है? क्लास करने से पहले आपको एक बार इस चैप्टर को पहले रीड करना है खुद से। उसके बाद जो भी वर्ड में आपको डाउट लग रहा है कि इसका मीनिंग जानना, आपको फिर क्लास करनी है। और उसके बाद उस वर्ड का क्या मतलब है जो आपको नहीं समझ में आया, वो आपको समझना है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद आएगा। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट इसमें लग रहा है उसको आप नोट डाउन करेगा अपने एक शॉर्ट नोट वाला, एक आप एक कॉपी बना लीजिए, रजिस्टर बनाइए, उसमें इन सबको नोट करते रहेंगे। तो जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जब भी आप स्टैटिक बुक पढ़ेंगे या जब एग्जाम देंगे यूपी पीसीएस का या स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, तब आप जब देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज समझ पाएंगे और आप अच्छे से इनको कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। और देखिए एक बात और, आपको ना मैप का खास ख्याल रखना है, मैप को आपको अच्छे से रीड करना है, मैप को अपने माइंड में सेट करना है कि वज्जी कहाँ पर है, कौशल कहाँ पर है ना। और जिसे हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो कहाँ कहाँ पर थे, पाषाण कालीन नगर कहाँ थे, इन सभी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इनको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको मैप का जरूर खास ख्याल रखना है, ठीक है। और मैं आपको ये दिखाता रहूंगा कि कौन से ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये हमारा पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके अंत में क्लास में करूंगा, जिसमें मैं पूरा आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में हिस्ट्री में क्लास 6 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको इसके भी शॉर्ट नोट चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, तो आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में आपको करंट ये आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके जो शॉर्ट नोट है 1 से 2 पेज में मिल जाएंगे।
चलिए।